स्वागत है आपका। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिस पर है आपकी नजर। न्यूज पंच में खबरों की करेंगे पूरी पड़ताल, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर है हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। तो टॉप लाइन्स के जरिए आपको बताते हैं कि बंगाल में वोटिंग है कल और क्या है माहौल। विस्तार के साथ आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में किस तरह की है चुनाव आयोग की तैयारियां और साथ ही साथ उम्मीदवार किस उम्मीद के साथ हैं मैदान में। इसके अलावा न्यूज पंच में रुक करेंगे हमारी अगली खबर का और आपको बताएंगे कि पहले कंफर्म फिर ट्रांजैक्शन। आरबीआई ने बदल दिए हैं नियम। क्या नियम में बदलाव हुआ है और आपको क्यों अपने ट्रांजैक्शन को पहले करना होगा कंफर्म, विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसके अलावा न्यूज पंच में हमारी एक और खबर होगी और आपको बताएंगे कि ट्रंप क्यों बोले प्लीज। जी हाँ, इस प्लीज का क्या है मतलब, आपको विस्तार के साथ बताएंगे। तो आइए न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। सबसे पहले बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां एक तरफ धमकियों का दौर है तो वहीं मतदान को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां भी पुरजोर है। आयोग ने न केवल चुनाव से पहले बल्कि चुनाव के बाद के लिए भी हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी पुख्ता कर ली है। कल होना है पहले चरण का मतदान, सजा हुआ है राजनीति का मैदान। उम्मीदवारों के राजनीतिक किस्मत का फैसला करेंगे कद्रदान। कौन पास करेगा ये परीक्षा, मतदाता किस पर करेंगे भरोसा। तो आइए देखें एक नजर ग्राफिक के जरिए कल होने वाले मतदान से जुड़ी हुई तैयारियों पर। तो कल होना है पहले चरण का मतदान। पश्चिम बंगाल में सज चुका है सियासी मैदान। मतदाता किस पर जताएंगे अपना भरोसा। कल ईवीएम में बंद होगी राजनीति की उम्मीदवारों की इस उम्मीद को मतदाता मत के माध्यम से ईवीएम में कैद करेंगे। बूथों की अगर हम बात करें तो वेबकास्टिंग ट्रायल शुरू होगा और सीईओ ऑफिस से मॉनिटरिंग की जाएगी। जी हाँ, चुनाव आयोग ने पूरी तरह से पुख्ता तैयारियां कर ली है पहले चरण के मतदान को लेकर के और लाइव प्रसारण की तैयारी भी अब तेज हो चुकी है। बूथ स्तर की अगर हम बात करें तो सख्त से सख्त निगरानी की जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर लगातार चुनाव आयोग ने जोर दिया है और यही जोर कल भी देखने को मिलेगा जब पहले चरण का मतदान होगा। दिल्ली से इसी की सीधी नजर रहेगी तो बूथ स्तर पर सख्त निगरानी होगी, सख्त पहरा होगा चुनाव आयोग का। पूरी तरह से तैयारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जा सके और मतदाता बगैर किसी भय के मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलें। दिल्ली से इसी की सीधी नजर होगी। जी हाँ, वेबकास्टिंग के माध्यम से सीधी नजर दिल्ली का चुनाव आयोग भी रखेगा और कैसे मतदाता अपने घरों से बाहर निकल के मतदान का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, इस पर जोर है चुनाव आयोग का, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है और हर मतदाता का एक एक वोट जरूरी है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फोर्स की तैयारी भी है। जी हाँ, अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं और जरूरत अगर पड़ती है तो चुनाव आयोग ने उसकी भी तैयारी पूरी की है ताकि अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किया जा सके। अब आपको बताते हैं कि मोटरसाइकिल पाबंदियों में ढील दे दी गई है। जी हाँ, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला इस दौरान सामने निकल करके आया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो गिग वर्कर्स हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनको हम राहत देंगे। ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो वालों को भी इस नियम के तहत छूट मिलती हुई नजर आएगी। राइडर्स को लेकिन अपने साथ अपना पहचान पत्र रखना होगा। जी हाँ, पहचान पत्र रखना अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ थाने से अनुमति लेकर वो इसका उपयोग भी कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी, स्कूल में भी राहत प्रदान की गई है। तो जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने सख्ती अपनाई है, वहीं दूसरी तरफ बाइक पर अगर आप निकलते हैं तो आप अपने साथ सुनिश्चित जो आपको आपकी पहचान बताता है वो दस्तावेज जरूर साथ रखिए ताकि आपको किसी तरह से रोका नहीं जा सके। बाहरी कार्यकर्ताओं पर पूरी तरह से सख्ती रहेगी और 48 घंटे पहले आपको क्षेत्र छोड़ना जरूरी हो जाता है। आदर्श आचार संहिता लागू है जिसका पालन हर व्यक्ति को करना होगा, हर उम्मीदवार को करना होगा। लापरवाही, पक्षपात करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई मतदान से पहले भी हुई है, कई बार हमने देखा है। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि ममता बनर्जी को क्यों लगा है बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें कि जनसंपर्क यात्रा पर इसी की रोक और उसके साथ साथ ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया।
नियमों के अनुसार उन्होंने आवेदन नहीं किया। ममता ने आयोग पर आरोप भी लगाया। लगातार कई मौके ऐसे आए हैं कि ममता बनर्जी चूकती नहीं है और वो चुनाव आयोग पर आरोप जरूर लगाती हैं। ऐसा ही उन्होंने एक बार और किया है। बंगाल में जुल्म कर रहा है चुनाव आयोग, ममता बनर्जी ने ये बात कही है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग जो है वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। बड़ा बाजार की सभा से ममता ने चुनाव आयोग पर वार किया। भवानीपुर में जनसंपर्क यात्रा की योजना थी और इस योजना पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आया, क्योंकि आपने परमिशन जो मांगी थी, नियमों की अवहेलना की, नियमों का पालन नहीं किया। ऑनलाइन आवेदन को वापस ले लिया गया। पहले ऑनलाइन आवेदन किया गया, फिर इसे वापस ले लिया गया। नियमों के खिलाफ ऑफलाइन अनुमति मांगी गई और इसीलिए अनुमति नहीं मिली। ऐसे प्रचार के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही मान्य किए जाते हैं। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया। ममता के चुनावी एजेंट वैश्वानर चट्टोपाध्याय का दावा है कि दूसरी पार्टी का कार्यक्रम ना हो तो ऑफलाइन आवेदन संभव होते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से अपना दावा पेश किया। चुनाव आयोग ने इस दलील को लेकिन खारिज कर दिया और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को बड़ा झटका यहां पर लगते हुए नजर आया है। हालांकि ममता बनर्जी चुनाव आयोग को सीधे सीधे निशाने पर हर बार लेती हैं। इस बार भी उन्होंने लिया और उन्होंने यही बात कही कि चुनाव आयोग जो है वो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है और उन्हें सभा करने की अनुमति नहीं दी गई। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, राजनीति का मैदान सजकर पूरी तरह से तैयार है, अब बारी है मतदाताओं की। किस तरह का सियासी यहाँ पर रंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल मतदाता राजनीतिक किस्मत उम्मीदवारों की ईवीएम में बंद करने वाले हैं। संध्या, देखिए कल 16 जिला में 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट होने जा रहा है। पहली चरण की चुनाव है और इस पहली चरण की चुनाव से ही सत्ता पक्ष और बीजेपी के बीच काफी गरमाई देखा जा रहा है और ममता बनर्जी जो है एक के बाद एक आरोप लगा रही है और आप अगर सीधे तौर से कहें तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जुल्म हो रहा है, ऐसा उनका मानना है। चाहे उनको परमिशन देने की बात हो, उनका कहना है कल 2 रैलीज किए जो दूसरी चरण में जहां पे रैलीज हैं, एक जगतदल और दूसरा बड़ा बाजार, और इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने कहा कि ईसी ने उनको भवानीपुर में चुनाव से रोका है और उनका ये कहना है कि उनको वो बीइंग सीएम उनको प्रायोरिटी देना चाहिए था, लेकिन उनको ये प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। हालांकि सीईओ का कहना है कि यहाँ पे प्रायोरिटी की बात नहीं है, आप नियम से आओ। ऑनलाइन जो सुविधा पोर्टल है वहां पे अप्लाई करने के बाद उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया था। ऑफलाइन आवेदन किया गया था, लेकिन ऑफलाइन आवेदन नियमों के खिलाफ है। तो सीईओ का साफ तरीके से कहना है कि जैसे हर कैंडिडेट को दिया जा रहा है अनुमति, वैसे ही ममता बनर्जी भी उनके नजर में वैसे ही ममता बनर्जी है, वो कोई खास नहीं है। लेकिन हालांकि ममता बनर्जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यहां तक कि ये दावा भी वो कर रही है कि भवानीपुर के जो 3 वार्ड है 63, 74 और 77, इन 3 वार्ड में केंद्रीय बल के द्वारा वोट लूटने की साजिश की गई है। अब ये नया आरोप उनका है जो वो कल से बोलने लगी है और इसके चलते उनका कहना है कि वो क्या करेगी, उनका कहना है वो सत्याग्रह में बैठ जाएगी और अगर वो सत्याग्रह में बैठती है तो देश की और विदेश की जो कैमरा है जो इस इलेक्शन में निगाह गाड़े रखे हुए हैं, उनका पूरा फोकस उनके ऊपर आ जाएगा, तो इसमें एक हलचल मच जाएगा। तो कहीं तरह से साफ है कि वो खुद ही बोल रही है कि कैसे वो विक्टिम कार्ड प्ले करके पूरा उनका प्लान क्या है, एक काउंटर करते वक्त उन्होंने अपना प्लान ही बता दिया। पहली बार नहीं है, देखिए ममता बनर्जी अपने पास में कई सारे विक्टिम कार्ड रखती हैं, तरकश में कई सारे तीर होते हैं जिनको वो समय समय पर छोड़ती हुई नजर भी आती हैं। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग की तैयारियों की अगर हम बात करें तो किस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां की है, क्योंकि इस बार वेबकास्टिंग भी होगी। देखिए चुनाव आयोग साइलेंस पीरियड चल रहा है पहले चरण में, जहां जहां वोट होगा 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काफी सारे कदम, काफी सारे लेयर्स उन्होंने सिक्योरिटी के क्रिएट किए हैं। पहला तो है कि वेब कैमरास हैं हर बूथ में, सिर्फ बूथ में नहीं, बूथ के सराउंडिंग्स जो इलाके हैं, साटे हुए जो इलाके हैं जहां पे सेंसिटिव एरियाज है, 7000 से भी ज्यादा बूथों को सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव करार दिया गया है उन सारे इलाकों में। यहाँ तक के जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो कैमरास हैं उनके फीड को भी मॉनिटर किया जाएगा कि कहीं पे कोई गड़बड़ ना हो।
ये इस बात को देखने के लिए। साथ ही साथ आप जैसे बोल रहे हैं कि बाइक हम जैसे आ रहा है खबर कि बाइक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जारी किए गए हैं, उन बाइक के ऊपर जो बाइक पॉलिटिकल कारण से यूज करेंगे, अगर कोई यूज करता है तो। यानी पश्चिम बंगाल में देखा जाता है कि हिंसा के जरिए बाइक को एक हिंसा का जरिया यूज किया जाता है, क्योंकि वो बाइक पे चढ़कर वो लोग इलाके में घूमते हैं, लोगों को, वोटर्स को डराते हैं, धमकाते हैं। तो इसीलिए बाइक के ऊपर ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ताकि बाइक को यूज करके कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज ना हो, उसके ऊपर उनका नजर है। दूसरी बात यह है कि जो बूथ है उसको 100 मीटर दायरे को लक्ष्मण रेखा एक 4-5 उनको ड्रॉ किया जाएगा और 3 स्तरों पे चेकिंग होगा। पहले आपको लक्ष्मण रेखा के बाहर जो 2 पॉइंट होगा उस 2 पॉइंट में आपको दिखाना है कि आप वोटर्स हो, जायज वोटर्स हो, और उसके बाद वो बूथ के अंदर आएंगे। और इन सारी बातों को लेकर भी ममता बनर्जी काफी खफा है। उनका कहना है कि इतना चेकिंग क्यों है, इतना चेकिंग की जरूरत क्यों है, क्यों बाइक पे रिस्ट्रिक्शंस है। तो जो भी ईसीआई कदम उठा रही है उसको लेकर ममता बनर्जी लगातार हमलावर है। यहाँ तक कि जो क्विक रिस्पांस टीम है, जो सीएपीएफ, काफी बड़े तैनात में सीएपीएफ तैनात किए गए हैं ताकि कोई हिंसा की घटना ना हो। और साथ ही साथ जहां पर फिर भी जो हिंसा की घटना घट रही है, जैसे कल दातन में हुआ, वहां पर भी सख्त कार्रवाई का आदेश है चुनाव आयोग की तरफ से। और इसमें एक छोटा सा मैं इनपुट दे दूं, आप जानते हैं कि 27 लाख जो नाम थे जो ट्राइब्यूनल के पास गए थे, उस 27 लाख में से 7 लाख का आवेदन किए थे कि ताकि उनको अनुमति मिले सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार। जो पहले चरण के 48 आवर्स पहले अगर होता है तो वो वोट देने के लायक माने जाएंगे। तो ऐसे 134 नाम हैं जिनको वोट दान करने का अनुमति मिला है। और अंडर एडजुडिकेशन में, यानी जुडिशियल ऑफिसर्स जो थे, जो 2 वोटर्स को अनुमति दिए थे, उनका कैंसिल हो गया है ट्राइब्यूनल में। ये लास्ट अपडेट है बंगाल में। सौरभ, इसके साथ अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पहले चरण का जो मतदान होना है, इसमें कौन कौन सी सीट हॉट सीट है और कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी राजनीतिक सियासत जो है वो चमकेगी। देखिए, उत्तरी बंगाल के कोचबिहार, अलीपुरदुआर, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, ये जो सारे जिले हैं यहाँ पे वोट है। और दक्षिण बंगाल के मुर्शिदाबाद, बीरभूम, 2 मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर और बांकुड़ा, पुरुलिया में वोट है। इनमें से आप अगर कोचबिहार की बात कर ले तो वहां पे उदयन गुहा है टीएमसी के, निश्चित प्रामाणिक है बीजेपी के। और जब कैंपेन प्रोसेस फेज चल रहा था तब वहां पे भी काफी झड़प देखने को मिला। सावित्री राय बर्मन, उनके गाड़ी पर हमला हुआ था कोचबिहार में। शीतलकुची इसी दौरान वोट इलेक्शन होगा जहां पे पिछली बार एक हादसा हो गया था। और आप अगर पश्चिम बर्धमान में देखें तो पश्चिम बर्धमान में बीजेपी के जितेंद्र तिवारी है, अग्निमित्रा पॉल है, आसनसोल दक्षिण से लड़ रही है, टीएमसी के मलय घटक है। बीरभूम काफी चर्चा में रहेगा क्योंकि बीरभूम में अनुब्रत मंडल जो जाने जाते हैं अपनी गुंडाई के लिए, बार बार उनका नाम चर्चा आता है। वो काफी सारे कॉइनेज यूज करते हैं, कभी गुरबाता शाह, कभी ये वो। तो चलिए, तो देखना होगा सौरभ कि पहले चरण का जो मतदान होगा तो मतदाता किसे अपना जो तमाम तरह के वादे और दावे करके उम्मीदवार मैदान में उतरे थे तो किसे सिरमौर बनाते हैं और किसे जीत का ताज पहनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के
बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते का सीज फायर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है ताकि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता जारी रहने की संभावनाएं बनी रहें। इस बीच अमेरिका और ईरान दोनों के अपने अपने बयान भी सामने आ रहे हैं। कभी पीस तो कभी प्लीज के बीच सवाल बरकरार है कि अब आगे आखिर होगा क्या। ताजा हालातों के पीछे की मंशा समझने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से। इससे पहले एक नजर अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए सीज फायर के कदम पर। तो सबके अपने अपने ऐलान हैं, सबके दावे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है, अमेरिका ने सीज फायर का बढ़ाया है समय। सोशल ट्रुथ पर अपनी बात साझा की गई है। जी हाँ, सोशल ट्रुथ पर पोस्ट कर ये जानकारी साझा की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने बताया है कि ये जो सीज फायर है इसको और भी आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि ईरान भी कई बड़ी बातों का जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान की अपनी शर्तें हैं। और वहीं अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका का भी साफ तौर पर कहना है कि नाकेबंदी तो जारी रहेगी। हॉर्मुज पर ईरान लगातार कह रहा है कि नाकेबंदी नहीं रहने दी जाएगी। और ऐसे में एक तरफ जहां पर सीज फायर की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं तो अपनी अपनी शर्तें भी रखी जा रही है। अब हारने वाले शर्तें नहीं थोप सकते। कौन कह रहा है? ईरान की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जो लोग जंग में हारते हैं वो अपनी शर्तें नहीं लागू करते हैं, शर्तों का ऐलान नहीं करते हैं। सीज फायर ऐलान पर ईरान का रिएक्शन सामने आया है और विदेश मंत्री सईद अब्बास अराक्ची ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरानी पोर्ट्स पर यूएस की नाकाबंदी एक जंग के समान है। ईरानी जहाजों पर हमला सीज फायर का उल्लंघन है। इस बात का जिक्र भी अराक्ची ने अपनी बात में किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरानी जहाजों पर हमला सीज फायर का उल्लंघन होता है। क्रू मेंबर्स को हिरासत में लेना किसी भी तरह से उचित नहीं है, ये पूरी तरह से अनुचित है। ईरान पाबंदियों को बेअसर करना जानता है, ये बात भी अराक्ची ने कही है। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि एक तरफ तो पीस प्लान तैयार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखें तो बयान भी लगातार सिलसिलेवार सामने आते जा रहे हैं। सीज फायर बढ़ाने के ऐलान बेमतलब हैं। मोहम्मदी ने ये बात कही और नाकाबंदी जारी रखना बमबारी से अलग नहीं है। अगर आप नाकाबंदी भी कर रहे हैं तो उसे भी हम बमबारी की श्रेणी में ही लेंगे, यानी कि ये सीज फायर का उल्लंघन होगा। मिलिट्री एक्शन से देना चाहिए जवाब, ये बात भी निकल करके सामने आई है। अब आपको ये बताते हैं कि क्या नुकसान झेल रहा है ईरान। जी हाँ, बड़ा सवाल यही उठकर सामने आ रहा है कि आखिर इस पूरे जंग में नुकसान किसे हो रहा है। सवाल बन रहा है, ईरान नहीं चाहता बंद हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने तंज भी कस दिया है। जी हाँ, ईरान चाहता है कि खुला रहे हॉर्मुज, और हॉर्मुज बंद होने से ईरान की बंद हो गई है कमाई। तो लगातार यही समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस जंग से नुकसान किसे हो रहा है। ईरान को हो, इजराइल को हो, अमेरिका को हो, किसे हो रहा है। रोजाना $500 मिलियन कमाना चाहता है ईरान, तंज कसा गया है और ये बात कही गई है ईरान को हो रहा है भारी नुकसान। जी हाँ, ट्रंप की तरफ से बात निकल करके सामने आई और ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरी जंग से ईरान को ही भारी भरकम नुकसान हो रहा है और इसीलिए जो पीस प्लान तैयार किया जा रहा है उस पर सहमति जल्द से जल्द बना ली जाए। सीज फायर की जो बात हो रही है उसे जल्द से जल्द मूर्त रूप दे दिया जाए। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा प्लीज। जी हाँ, जिस प्लीज और पीस की हम बात कर रहे हैं तो प्लीज क्यों कहा। 8 ईरानी महिलाओं की रिहाई की मांग की गई। महिलाओं की तस्वीरों वाला शेयर पोस्ट हुआ और कथित तौर पर ईरान की जेल में ये महिलाएं बंद हैं। जल्द ही फांसी देने का किया जा रहा है दावा। ट्रंप ने साथ ही साथ अपनी बात में ये भी लिखा कि ईरानी नेताओं से गुजारिश, इन महिलाओं को नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए कहा गया प्लीज। जी हाँ, इन महिलाओं को किसी तरह से कोई नुकसान ना हो, ये बात कही गई और इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। एक तरफ जो है बयान सामने आ रहे हैं, जुबानी जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्लीज जैसी भाषा का इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं होता नजर आ रहा है। सीज फायर से उम्मीदें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सवाल अभी भी यही है कि क्या होगा आगे। लगातार हम देख रहे हैं कि सीज फायर को आगे बढ़ाने की बात तो कही गई है, लेकिन क्या तनाव के संकट के बादल छटते हुए इससे नजर आएंगे? कोई मूर्त रूप लेता हुआ यह सीज फायर नजर आएगा?
देखिए, निश्चित तौर पे कोशिश तो इसी बात की अमेरिका कर रहा है कि वो उनके सारे जो शर्त है, उनकी सारी जो नाकाबंदी है, उसके बीच में सीज फायर पर अग्रीमेंट हो जाए ईरान के साथ। तो सीज फायर निश्चित तौर पे अभी तो सीज फायर है, ईरान कहीं कोई बम नहीं गिरा रहा है, नहीं अमेरिका कोई बम गिरा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे ये जो नाकेबंदी की घटना है और उसके अलावा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान ने बंद कर रखा है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सीज फायर नहीं है, या निश्चित तौर पे एक पूरी दुनिया पर एक संकट लाया गया है। पहले ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया, उसके बाद अमेरिका द्वारा जो गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर बंद किया गया, तो यह दुनिया के लिए घाटे की बात है। ईरान और अमेरिका युद्ध में है, निश्चित तौर पे वो अपने हिसाब से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाकेबंदी बहुत ही युद्ध की एक बहुत ही पुरानी रणनीति होती है कि आप दुश्मन को तब तक घेर कर रखिए जब तक उसका रसद पानी बंद ना हो जाए, ये पुरानी रणनीति रही है। और अमेरिका लगता है कि उसी रणनीति को आज लागू करना चाहता है कि ईरान की जो पूरा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जो समुद्र के माध्यम से होता है, उसे रोक दिया जाए। ईरान दूसरी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके कह सकते हैं कि अमेरिका के जो समर्थक देश हैं उस पूरे इलाके में, चाहे यूएई हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, इन सारे देशों की भी जो आयात निर्यात है उसे भी रोक लगाया जाए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि युद्ध विराम इसे पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। हथियार का उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन आर्थिक हथियारों का उपयोग दोनों कर रहे हैं। अब इस बीच में दोनों के अंदर एक सहमति की जरूरत है कि अमेरिका नाकाबंदी बंद करे और उसके बाद ईरान जो है पूरी तरह से खुलेआम ओपन कर दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ताकि उस इलाके में एक सामान्य स्थिति बहाल हो, पूरी दुनिया भी एक राहत की सांस ले सके। नहीं तो देख रही है कि यूरोपीय यूनियन भी अब ईरान पे और ज्यादा सैंक्शन बढ़ाने जा रहा है। तो अब कह सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन जो अभी तक युद्ध में शामिल नहीं है, अगर वो भी ईरान पे और ज्यादा सैंक्शन बढ़ाता है तब ईरान के लिए और मुसीबत खड़ी होगी। इस बीच में ईरान के लिए यह आशा करना कि चीन और रूस से कोई सहायता उनको मिलेगी, तो ये भी संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि अमेरिका ने उस पूरे इलाके को घेर कर रखा है। तो ईरान के लिए निश्चित तौर पे एक चुनौती भरी स्थिति है, और उस चुनौती भरी स्थिति में लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि नाकेबंदी तो जारी रहेगी। वहीं अगर हम ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर अरागची ने यह भी कहा कि जो लोग जंग हारते हैं वो अपनी तरफ से शर्त नहीं रखते। अब इसे कैसे समझा जाए, दोनों तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, जब युद्ध चलता रहता है तो दोनों तरफ से जो युद्ध में संलग्न जो भी देश होते हैं या नेता होते हैं, वो उन सारे की तरफ से यही बयान आता है कि हम युद्ध जीत रहे हैं, दूसरा युद्ध हार रहा है। लेकिन ये बात तो सच है संध्या कि देखिए, ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के कह सकते हैं कि ऊपरी जो नेतृत्व है पूरी तरह नष्ट हो चुका है। ईरान के पास अंदरूनी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी क्षति हुई है। ईरान के लोग जो है वो काफी परेशान है, और ईरान के अंदर जो आंदोलन बना था, आंदोलन हुआ था जनवरी में वहां रिफॉर्म के लिए, उस आंदोलन को ईरान ने जो बेरहमी से कुचला है, जिसमें कि महिलाओं को फांसी पर चढ़ाने की खबरें भी जो आ रही हैं, तो यह ईरान को अंदर से कमजोर कर रहा है। जो अभी तक चीजें नहीं सामने आ रही थी बिल्कुल खुलकर, अब वो धीरे धीरे सामने आ रही है। तो ईरान का जो अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति है, वो अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति भी ईरान खोएगा। तो निश्चित तौर पर ईरान को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अमेरिका भी जो है अपनी जो पकड़ है वो शिथिल करे और बातचीत के टेबल पे बैठे। बातचीत का प्रस्ताव है तो बातचीत के प्रस्ताव से जो हटना होता है वो निश्चित तौर पे युद्ध को आगे बढ़ाना होता है। तो ईरान के लिए सभी यही कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करे। भारत भी लगातार यही कह रहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी अपनाया जाए, और उससे बचने का हल है वो तो वार्ता के साथ ही और बात के साथ ही निकलता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए पूरी दुनिया के तमाम प्रभावित देश भी यही चाह रहे हैं कि बात हो, शांति हो, ये शांति वार्ता के साथ ही शांति भी स्थापित हो। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।